हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 की किसी चैप्टर को लेकर के उपस्थित नहीं हूँ, बल्कि एक इंटरेस्टिंग थिंग यानी कि रोचक तथ्य, रोचक जानकारी को लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है, अब वो रोचक तथ्य क्या है? आप देखते होंगे कि आपकी बुक में कहीं कहीं कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं, जो कि पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? कि हम बुकिश नॉलेज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी रखें, जो कि हमें इन फ्यूचर काम आने वाली है। मीन्स हमें भी, मुझे भी, आपको भी, सबके लिए ये जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है और सबके लिए नॉलेजेबल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जानकारियाँ आपकी बुक में दी हुई हैं जिसे आपको पढ़ना अवश्य चाहिए। ठीक है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज तक मैंने ये चैप्टर्स मीन्स ये जो जानकारियाँ थी उनको पढ़ाया नहीं आप लोगों को, लेकिन अब मैंने सोचा है कि क्यों ना इन चीज़ों को भी आपको बताया जाए। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको इसमें नोटबुक में कुछ भी नहीं करना है, ना क्वेश्चन आंसर लिखना है, ना कोई शब्दार्थ लिखना है, ना कुछ करना है, ना कोई अभ्यास कार्य इससे रिलेटेड है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको पढ़ना है, इसके बारे में नॉलेज लेना है कि इन फ्यूचर अगर कोई आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछे तो उसका आंसर देने में आप कैपेबल हो, मीन्स आप सक्षम हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो अजंता एलोरा है। अजंता एलोरा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और ये गुफा है। अजंता एलोरा जो है वो गुफा है और इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक को रीड करते हैं। मैं रीड करूंगी, साथ ही साथ आप अपनी बुक में रीड करेंगे। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपनी बुक में रीड करेंगे, मीन्स अपनी बुक में देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में पूरा का पूरा टॉपिक सेट हो जाएगा। ठीक है, और इजीली आप इसका आंसर देने में कैपेबल होंगे। अगर कभी भी इन फ्यूचर या कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, या आप जब आगे जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपके माइंड में वो ईजिली क्लिक कर जाएगा। ठीक है, और हाँ, इस टॉपिक के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। चलिए हम इस टॉपिक को रीड करते हैं। हमारे देश में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। आश्चर्य की बात तो यह भी है कि यह पर्वत विश्व के अधिकांश पर्वतों से उम्र में छोटा भी है। इसके साथ ही हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। कश्मीर में ताज़ा पानी की बहुत बड़ी झील वुलर झील है। सबसे पुराना पठार दक्षिण में है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पुराने पेड़ हैं। ये सब हमें गौरव की अनुभूति कराते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रकृति के उपहार हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे स्थान हमारे देश में हैं। इनको प्राप्त करने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की। इस दृष्टि से हमारे पूर्वजों से प्राप्त अद्भुत निधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पूर्वज बहुत कलाप्रिय थे। उन्होंने कोई कार्य केवल अपने लिए ही नहीं किया, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए, हमारे और तुम्हारे लिए भी किया। यह बात वास्तव में गर्व करने योग्य है। सच है भाई कि हमारे जो पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं, आज शायद हम उनकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी कदर करें तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। हमारे पूर्वजों में कर्तव्यनिष्ठा और असाधारण धैर्य था। वे कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए जी जान से मेहनत करते थे। इन कलात्मक वस्तुओं और स्थानों में से अधिकांश के कलाकार और शिल्पकार कौन थे यह हम नहीं जानते, क्योंकि वे पृष्ठभूमि में रहना पसंद नहीं करते थे। मीन्स जो हमारे पूर्वज थे वो चीज़ों का निर्माण तो कर देते थे, मीन्स अपनी कलाकारी तो दिखा देते थे, लेकिन सामने नहीं आना चाहते थे। यह आश्चर्य की बात है कि प्राचीन समय में जब बारीक और भारी काम के लिए बढ़िया औजार और मशीनें उपलब्ध नहीं थीं, तब वे इतने बढ़िया स्मारक कैसे बना सके। इनके निर्माण का उनका अपना ही कोई तरीका रहा होगा। हमारे आज के कुशल से कुशल शिल्पकार और कलाकार उनकी उपलब्धियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इनमें से कुछ का रहस्य जानना संभव नहीं हो सका है। ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। जो कुछ थोड़ी पुरातत्वीय सामग्री उपलब्ध है, उसी के
आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं यह पुरातत्वीय सामग्री पुराने गढ़े हुए सिक्कों, मिट्टी की बनी हुई वस्तुओं, शिलालेखों और ताम्रलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे स्मारक भी हैं जो कि पता ही नहीं है कि किसने बनाया, कब बनाया और ये किस लिए बनाया, ठीक है, किस चीज़ से बनाए, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। ठीक है, क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते, और जो थोड़े बहुत साक्ष्य मिलते हैं जैसे कि गढ़े हुए सिक्के, पुराने गढ़े हुए सिक्के, मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं या फिर शिलालेख और ताम्रलेख, तो उसी से थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग हासिल करते हैं या फिर अनुमान लगाते हैं। ठीक है, बहुमूल्य स्मारक इस बात के द्योतक हैं कि प्राचीन काल में हमारी सभ्यता कितनी विकसित थी। हमारे देश में ऐसी कलात्मक निधियां अनेक हैं और हमारे विशाल देश के इतिहास में हमें आक्रमणों, युद्धों और राज्य तथा साम्राज्यों के उत्थान और पतन की जानकारी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद अध्ययन, कला और धर्म के प्रति लोगों की रुचि बराबर बनी रही। इस विशाल स्मारकों में से कुछ के निर्माण में तो सैकड़ों वर्ष लगे। बाद की पीढ़ी के कलाकारों और कारीगरों ने अधूरे कामों को पूरा किया। हमारे देश में ऐसे परिवार थे जो विशेष धंधों में लगे हुए थे, उनके बच्चे भी वही धंधा अपनाते थे और इस प्रकार यह काम चलता रहता था। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल में जो हमारे स्मारक बनते थे, उनको पूरा करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते थे। मतलब किसी बिल्डिंग, किसी स्मारक को बनाने में 100 वर्ष से भी ज़्यादा लग जाते थे। तो उसको अब ज़रूरी तो है नहीं कि एक पीढ़ी 100 वर्षों तक जीवित रहेगी, तो उसको बनाने में 1 से 2 या 3 पीढ़ियाँ भी लग जाती थीं। आगे देखते हैं। बच्चे दीवारों पर चित्र बनाना पसंद करते हैं। तुमने भी कभी ऐसा किया होगा। सादे चित्र बनाने के बाद रंगीन चित्र बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रंगों का अपना आकर्षण है। बड़ी दीवारों पर रंगीन चित्र बनाना बहुत ही रुचिकर होता है। भित्ति चित्रकारी भारत की एक प्राचीन कला है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के नमूने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जिसका लिखित साक्ष्य ना मिलता हो, यानी कि इतिहास लिखने की पहले की बात है। मतलब इतिहास लिखने के पहले जो चित्रकारी मिलती है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिलती है। इसका अर्थ यह है कि वे इतिहास लिखे जाने से पूर्व बनाए गए थे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास हमारे देश की 2 सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कला निधियां हैं, अजंता और एलोरा। ये ईसा पूर्व 200 वर्ष से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच के समय की हैं। अजंता की गुफाओं का काम सातवाहन राजाओं के शासन काल में हुआ था। वहाँ की सुंदर चित्रकारी और मूर्तियों से भारतीय जीवन की संपूर्ण झांकी मिलती है। झांकी का मतलब भारतीय जीवन की जीवन शैली की झांकी। झांकी का मतलब होता है झलक। इनसे पता चलता है कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के लोग अच्छे पड़ोसी की तरह साथ साथ रहते थे। यानी कि अजंता और एलोरा में जो चित्रकारी हुई है उससे पता चलता है कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के लोग एक साथ पड़ोसी के रूप में रहते थे। ऐसा लगता है कि वे जिन विशाल भवनों में रहते थे वहाँ अध्ययन और अध्यापन का वातावरण था। उन्होंने संगीत, नृत्य, चित्रकारी और मूर्तिकला की ललित कलाओं में दक्षता प्राप्त की। इन कलाओं के द्वारा उन्होंने जीवन के सुख दुख, मनुष्य की आकांक्षाओं और सफलताओं को भी चित्रित किया है। इसके साथ ही उन दुर्गुणों को भी दर्शाया है जिनसे मनुष्य को छुटकारा पाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अजंता की गुफाओं में बने चित्र उन साधुओं और भिक्षुओं ने बनाए थे जो गुफाओं में रहते और अध्ययन करते थे। ये देखिए अजंता और एलोरा की भित्ति चित्रकारी है। इसे अच्छे से देख लीजिए और इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आओ हम उनमें से कुछ को निकट से देखें। यानी कि चित्रकारी जो ऊपर है उसको आप निकट से देखें। इसके कहने का तात्पर्य यही है। यहाँ तुम बुद्ध के जीवन के दृश्य देखोगे। बुद्ध के समय में भारत में लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, आभूषण और महिलाओं की केश सज्जा आदि सब उन चित्रों में दिखाया गया है। उस समय लोग किस प्रकार के मकान, महल और तरण द्वार बनाते थे उसका भी पता चलता है। उनमें तुम पक्षियों, जानवरों, पेड़ों, फूलों और फलों, सैनिकों, राजाओं और रानियों, जुलूसों, दरबारों, गायकों और नर्तक नर्तकियों, संक्षेप में जीवन के सब दृश्य वहाँ पाओगे। यानी कि ये जो भित्ति चित्रकारी है उससे आपके बौद्ध जीवन की सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा।
कुछ गुफाएं बहुत अंधेरी हैं। उनकी दीवारों और छतों पर की गई चित्रकारी केवल बिजली के तेज प्रकाश की सहायता से ही देखी जा सकती है। प्राचीन समय में जब बिजली नहीं थी, लोग बड़े शीशों का प्रयोग करते थे, जिनसे सूर्य का प्रकाश गुफाओं में परावर्तित होता था। यदि बिजली बंद हो जाए तो आज भी उनका उपयोग होता है। ज़रा सोचो कि अंधेरी गुफाओं में और उनकी ऊंची भीतरी छतों पर कलाकारों ने किस प्रकार चित्रकारी की होगी। ये तो भाई सोचने वाली बात है ही कि अगर उस समय बिजली नहीं थी तो लोगों ने चित्रकारी कैसे की। मतलब महान कलाकार थे उस समय के लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ चित्रों से पता चलता है कि उस समय भी दूसरे देशों और वहाँ के लोगों से हमारे संबंध थे। इन चित्रों में तुम कई देशों के लोगों की उनकी राष्ट्रीय पोशाक में लोगों को उनकी राष्ट्रीय पोशाक में देख सकते हो, जैसे तुर्की, चीनी, फारसी, सिथियन और पारथियन। तुम वहाँ आधुनिक पोशाकें जैसे ब्रीचेस, पायजामा, दुपट्टा, टाई, मोजे और टोपियाँ भी देखोगे। जब तुम ये गुफाएं देखने जाओ तो तुम चुस्त पैंट और नुकीले जूते उन चित्रों में खोजना। सलवार और चूड़ीदार पैजामा आदि पोशाकें भी इन चित्रों में मिलेंगी। अजंता की गुफाएं शांत पहाड़ियों में घोड़े की नाल के रूप में बनी हुई हैं। वहाँ की प्रत्येक यात्रा नई जानकारी देती है। वहाँ देखने के लिए इतना कुछ है कि हर बार नवीनता सी मालूम पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये गुफाएं सैकड़ों वर्षों तक घनी झाड़ियों में छिपी रहीं। 1919 में जब मद्रास सेना के कुछ ब्रिटिश अधिकारी उस क्षेत्र में गए, तब अचानक इनका पता लगा। इन गुफाओं का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन चौंग ने भी किया है, लेकिन एलोरा की गुफाओं के साथ ऐसी बात नहीं है। इनके बारे में लोग शताब्दियों पहले से परिचित हैं। एलोरा में कैलाश का मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। वैसे एक ही चट्टान से बने कई स्मारक हैं, लेकिन कैलाश मंदिर विश्व भर में अतुलनीय है। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। हमारे देश में ही मद्रास के पास महाबलीपुरम में 7 पगोड़ा और मैसूर के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, लेकिन कैलाश मंदिर अद्भुत ही है। कैलाश और 7 पगोड़ा जैसे कुछ प्राचीन मंदिरों में अब पूजा नहीं होती, यानी कि जो कैलाश का मंदिर है और 7 पगोड़ा का मंदिर है, वहाँ पर पूजा नहीं होती। उन्हें केवल प्राचीन स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है। वहाँ जाना तीर्थ यात्रा के समान है, यानी कि ये सिर्फ अब दर्शनीय स्थल है। आगे देखते हैं। कैलाश मंदिर एक विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। उसको चारों ओर से देखने के बाद तुम ऐसा अनुभव करोगे जैसे पूरी चट्टान में प्राण है और उसमें स्पंदन हो रहा है। वह अपनी भव्यता में महान है। विशाल पूरे आकार के पूरे आकार के हाथी मंदिर को अपनी पीठ पर उठाए हुए हैं। तुम ऐसा अनुभव करोगे कि वे अपने कान फड़फड़ा रहे हैं और अपनी सूंड को घुमा रहे हैं। मंदिर के कक्षों में तुम पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती की मूर्तियां देखोगे। भगवान शिव को विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हुए और जीवन के विकास का चित्रण करने वाले 10 अवतारों की कहानियां भी तुम देखोगे। एलोरा की दूसरी गुफाओं में भी तुम्हें बहुत सी चीज़ें पसंद आएंगी। शिव और पार्वती का चौसर खेलते हुए चित्रण बड़ा रोचक है। उनके चारों ओर बच्चे शरारतें कर रहे हैं। तुम उन्हें एक बैल को घेरे हुए देखते हो। एक बच्चा दूसरे के बाल खींच रहा है, एक बच्चा बैल की पूंछ खींच रहा है, एक अपनी नीचे की पलकों को तान कर दूसरे को डराने की कोशिश कर रहा है और एक विदूषक की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी कि ये सारी चीज़ें चित्रों के माध्यम से आपको एलोरा की गुफाओं में देखने को मिल जाएंगी। गुफा के एक भाग को रामेश्वर कहते हैं। उसमें तुम पार्वती के विवाह के दृश्य देखते हो। दरवाजे फूलों और फलों से सुसज्जित हैं। शर्मीली वधू पार्वती का उसके पिता कन्यादान कर रहे हैं। अतिथि आ गए हैं और वधू के लिए उपहार बड़ी थालियों में ले जाए जा रहे हैं। क्या हम 1300 वर्षों के बाद भी उन्हीं रीति रिवाजों का पालन नहीं करते? तुमने शादी विवाहों के समय निश्चित रूप से यह सब देखा होगा। एलोरा में वैभव और खुशी के इन सब दृश्यों के बीच तुम एक और दृश्य देखते हो। यह दृश्य कई जगह अंकित है। इसमें रावण द्वारा कैलाश को झकझोरते हुए दिखाया गया है। संभवतः इसे बार बार इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि हमें दुश्मन के आक्रमण के खतरे से सावधान रहना चाहिए और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। विश्वकर्मा नामक गुफा बौद्ध वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। इसका उपयोग उपदेश देने के लिए किया जाता था।
इस गुफा में एक जगह बोलने पर वह आवाज़ पूरी गुफा में अच्छी तरह सुनाई देती है। इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा नामक गुफाओं की भीतरी छतों पर प्राचीन चित्रकारी है। ये दोनों ही गुफाएं जैन वर्ग की गुफाओं में अंतिम है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, वैसे तो ये एलोरा और अजंता के बारे में, लेकिन हमारे भारत में कौन-कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कौन-कौन सी कौन-कौन से स्मारक हैं, कौन-कौन सी प्राचीन निधियाँ हैं, जो हमारे देश को रमणीय और स्थलीय बनाते हैं, दर्शन स्थलीय बनाते हैं, इस चीज़ के विषय में इस टॉपिक में बताया गया है। ठीक है? आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके उस पार्ट को मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, आपको कॉपी वर्क कुछ कुछ भी नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।